हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी हिंदी एक प्री टाइम बैच को लॉन्च की है जो कि 2022 के प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया है। इस प्री टाइम बैच में अभी हम लोग देखेंगे कि आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री थी वो खत्म हो चुकी है और मेडुअल हिस्ट्री मेरे द्वारा स्टार्ट की जा चुकी है। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी घोरो सर के द्वारा खत्म की थी और ये आपकी मेडुअल हिस्ट्री की तीसरी क्लास है। ठीक है, तो थर्ड क्लास है। पहली बात 2 मिनट का टाइम लगेगा बस एक बार माहौल को तैयार करने में। ठीक है, तो थर्ड क्लास है। साथ साथ आपकी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। करंट अफेयर वगैरह जो भी चीजें हैं वो लोग समय के साथ इसको हम लोग लास्ट में रखेंगे, चीजों को खत्म करेंगे। आज हम लोग देखेंगे सल्तनत काल। एक बार मैं फिर आपसे बता दूं कि जो यूपी पीसीएस है, ठीक है, यूपी पीसीएस में 7 से 8 प्रश्न अकेले मेडुअल हिस्ट्री से आते हैं, औसतन 7 प्रश्न। और यूपीएससी में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये है वेटेज मेडुअल हिस्ट्री का, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ट्रेडिशनली एक क्वेश्चन भी बाहर ना जाए जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सल्तनत काल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सल्तनत काल में उन्होंने गुलाम वंश को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था 2 क्लासेस में, जो शुरू की 2 क्लासेस थी। यहां से हम लोग क्या करेंगे, खिलजी वंश से स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि देखिए दिल्ली सल्तनत में अपने लोग को फोकस क्या करना होता है। दिल्ली सल्तनत में हम लोग को फोकस करना होता है जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकास क्रम है उसको देखना है हम लोग को। एकदम हम लोग फोकस होकर पढ़ेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे। ये क्लास प्रीलिम्स के बेस्ड है, इस चीज को दिमाग में रखना है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकास क्रम को पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स वगैरह है, ठीक है, जैसे वार वगैरह, युद्ध वगैरह हो गए। ठीक है, युद्ध ईटीसी। ठीक है, इसके साथ हम लोग को इसमें यह देखना होता है जो डेवलपमेंट हुए हैं। डेवलपमेंट बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के सेक्टर में। आर्ट के सेक्टर में तो बेसिकली वैसे आर्ट के सेक्टर में बेसिकली स्थापत्य कला हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्थापत्य कला देख लेंगे और संस्कृति के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है। मैं आर्ट का केवल एक हिस्सा इसलिए लिखा हूं स्थापत्य कला क्योंकि जो दूसरा हिस्सा है चित्रकला वो बेसिकली मुगल पीरियड की विशेषता है। तो इन सब चीजों को हम लोग को फोकस करना होता है। यहीं से दिल्ली सल्तनत में बहुत से छोटे से हिस्से से आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, तो एक तो है कि यार कि जैसे जैसे इस प्रस्तुति में दिया है हम लोग उस हिसाब से देख लें। दूसरा है थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीका अपना ले, उससे क्या है उस तरीके से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब जो 1 घंटे की क्लास है वो 1.5 घंटे में चली जाएगी, लेकिन पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ सेकेंड तरीका को अपनाते हैं। सेकेंड तरीका यह है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरी ठीक तरीके से पढ़ाऊंगा, उसमें पीडीएफ की मदद नहीं लूंगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। हम लोग देखने वाले हैं खिलजी वंश को। ठीक है, खिलजी वंश को देखने वाले हैं। खिलजी वंश में जो पहला शासक है, ध्यान देंगे, वो है आपका जलालुद्दीन खिलजी। इसको हम लोगों को देखना है, या हम लोग देख लेते हैं पूरे खिलजी वंश में हम लोग किसको किसको देखना है, किसको किसको पढ़ना है, पहले वो देख लें। तो इसमें हम लोग देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद से हम लोग जो सेकेंड है वो है अलाउद्दीन खिलजी। यही 2 इसके मुख्य हैं, इस चीज को ध्यान देंगे। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, यही 2 इसके मुख्य हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं कि आपके अलाउद्दीन खिलजी पढ़ता है। इसने इसके जो सामाजिक, जो राजनीतिक और प्रशासनिक विकास क्रम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। इसकी जो लड़ाइयाँ हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है। और देखेंगे भू राजस्व जो इसमें सुधार किया है, कई सारी चीज़ें बेसिकली जो पूरी प्रशासनिक डेवलपमेंट्स ही हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अलाउद्दीन खिलजी है। आज की क्लासेस में या हम लोग के लिए पूरी खिलजी में अगर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को देख लिए तो 95% आपकी खिलजी वंश खत्म हो जाती है। इस चीज को ध्यान देंगे। अब ध्यान देना है, थोड़ा सा हम लोग यहां पे फोकस करते हैं, इस जगह पे फोकस करते हैं। ठीक है, खिलजी वंश से स्टार्ट कहां से, यहां से स्टार्ट है। इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी के बारे में यहां से टॉपिक हम लोग का स्टार्ट है। और जलालुद्दीन खिलजी देखेंगे दोस्तों कि जून माह में 12 जून या 13 जून का वो टाइम पीरियड है 1290 में, जब वो शासन में आता है। यानी सीधी सी बात है कि जब वो सम्राट बनता है, सुल्तान बनता है। ठीक है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज को ध्यान देंगे। कब यह शासक बनता है ये इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, ध्यान देंगे, जो कि इसमें नहीं लिखा है। मैं यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जलालुद्दीन खिलजी एक सैनिक था और सैनिक के दम पे, यानी अपनी योग्यता के दम पे देखेंगे ये कि सामना का गवर्नर बनता। आप सोचिए कि एक सैनिक से स्टार्ट करता अपना कैरियर
और गवर्नर के पद, सुल्तान बनने के पहले गवर्नर के पद पे जाता है। सबसे पहले ये सामना का गवर्नर बनाया जाता है, ध्यान देंगे, सबसे पहले इसको सामना का गवर्नर बनाया जाता है। इसके बाद से ध्यान देंगे दोस्तों कि इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी। शाइस्ता खां की उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि मंगोल जो आक्रमण हो रहे थे, उस मंगोल आक्रमण का इसने सफलतापूर्वक दमन किया था, इस चीज को ध्यान देंगे। तो इसी कारण इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी। इसके बाद से यहां पे एक और फैक्ट लिखा हुआ है, आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक बेसिकली सेना मंत्री होता है, ठीक है, और इसकी योग्यता को देखते हुए समय के साथ इसको सेना मंत्री की पद दी गई थी। अब ये मैं 3 फैक्ट क्यों बताया हूं? सबसे पहले बिना कुछ समझाए बुझाए सीधा 3 फैक्ट से स्टार्ट क्यों लिया हूं? क्योंकि यही 3 फैक्ट जलालुद्दीन खिलजी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न बनेगा तो 95% चांस है कि इसी 3 से बनेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्राट बनने के पूर्व यह सामना का गवर्नर था, इसकी उपाधि शाइस्ता खां है, आरिज मुवाली के पद पर भी ये आसीन था। तो ध्यान देंगे ये तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, इस चीज को ध्यान देंगे। क्योंकि जब तक ये आप देखेंगे सुल्तान बनता है ना, तब तक इसकी आयु बहुत ज्यादा हो जाएगी, 70 वर्ष के करीब में इसकी आयु हो जाएगी। और ये देखेंगे इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये मिलता है कि ये एक उदार नीतियां थी। इसकी नीति क्या थी? उदार नीति थी। इसकी उदार नीति थी, इसको हम लोग 2 फैक्ट से समझ सकते हैं। आप लोग एकदम कंसंट्रेट रहेंगे, और कई सारी चीजें ऐसे मैं बता रहा हूं जो इसमें नहीं दिया है और मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आपको फोकस रहना है, इस चीज को ध्यान देंगे। उदार नीति, जैसे आपको पेपर में अगर याद गया कि जलालुद्दीन एक उदार नीति वाला शासक था, तो आपको टिक सही मानना है या गलत मानना है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। एक एग्जाम्पल क्या मिलता है इसकी धार्मिक उदारता का, एक उदाहरण देखिए आप लोग। ये पेपर में नहीं आएगा, बस आपको अंडरस्टैंडिंग बताऊं। तो सुल्तान खुद कहता है कि मेरा जो महल है, मेरे महल के पास से कुछ लोग क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं और वो भजन गाते हैं, ढोलक बजाते हैं। अर्थात सीधी सी बात क्या है कि भजन गाना, ढोलक बजाना ये हिंदू धर्म से संबंधित है। तो वो कह रहा है कि मेरे महल के बगल से हिंदू धर्म के लोग अपनी मान्यताओं को मानते हुए या उसको गाते हुए गुजरते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। ये इसकी धार्मिक उदारता का उदाहरण है। इससे पता चलता है कि जलालुद्दीन खिलजी धार्मिक रूप से कितना उदार था। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और मिलता है, जैसे देखेंगे खून खराबे से भी दूर रहता था, ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। एक एग्जाम्पल क्या मिलती है हिंसा से दूर रहने का इसका, कि रणथंभौर के अभियान पे निकलता है। ध्यान देंगे, रणथंभौर के अभियान पे निकलता है। अभी मैं जो बता रहा हूं वो केवल विषय प्रवेश है, पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा, हाँ या ये वाला पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता रहा हूं कि 1291 की घटना है, मैं यहां पे टाइम पीरियड भी लिख दूं 1291। 1291 की घटना क्या है कि खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, एक रणथंभौर के अभियान पे लौटता है। जैसे ही वो रणथंभौर के अभियान पे जाता है तो उसको लगता है भाई कि रणथंभौर पे जो शासन कर रहा है वो भी मुस्लिम है। तो इसको लगता है कि जैसे ये सैनिक रूप से शासक था, कुछ भी हो, दिल्ली सल्तनत का शासक था, तो सैनिक इसके पास खूब थे। तो नो डाउट कि अगर रणथंभौर पे चढ़ाई होती तो जलालुद्दीन खिलजी जीतता ही जीतता। तो ये सोच के वापस अपने कदम रख लेता है कि मैं अपने मुस्लिम भाई के रक्त नहीं बहा सकता हूं, ठीक है, यानी हिंसा से दूर रहने का प्रयास करता है। हालांकि यहां पे धार्मिक हिंसा से दूर रहने का प्रयास करता है, यानी अपने ही धर्म के शासक की खून बहाना नहीं चाहता है। ये उदार नीति का उदाहरण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है इतिहास में कि ये भी उदार नीति के उदाहरण के तौर पर शामिल किया जाता है। इस चीज को ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन अगर बन के आएगा तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है यूपीएससी में। पीसीएस में क्वेश्चन नहीं बनेगा। पीसीएस में क्वेश्चन ये बन सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी निम्नलिखित में से किस स्थान पर अभियान के दौरान अपने मुस्लिम भाई की रक्त ना बहाने की इच्छा के कारण वापस लौट आता है, ठीक है। तो रणथंभौर का वो अभियान था, ध्यान देंगे, ठीक है। तो पेपर यहां पर फैक्चुअली बनेगा तो ये बनेगा। अच्छा, आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, ये वो दौर है जब देखेंगे कि मंगोलों का आक्रमण होना शुरू हो गया है, मंगोल आक्रमण होना स्टार्ट हो गया है, मंगोल आक्रमण। अब जाहिर सी बात है मंगोल आक्रमण स्टार्ट हो गया है तो आपको करनी है सुरक्षा। इसके भी टाइम पीरियड में, जलालुद्दीन के भी टाइम पीरियड में क्या है कि पंजाब वाले सेक्टर पे, ध्यान देंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं पंजाब वाले सेक्टर पे क्या होता है कि मंगोलों का आक्रमण होता है, ठीक है। ध्यान देंगे, पंजाब वाले सेक्टर पे एक मंगोल का नेता का नाम मिलता है अब्दुल्ला। ये पेपर में अब्दुल्ला का नाम नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान देंगे। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि खिलजी के टाइम पीरियड में किस सेक्टर पे या किस क्षेत्र में मंगोल आक्रमण हुआ था, तो पंजाब के तट पे हुआ था। और उस वक्त ध्यान देंगे कि सिंधु नदी के तट पर, यहां पे ध्यान देंगे कि सिंधु नदी के तट पर एक भयानक लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में, यानी खिलजी की सेना और अब्दुल्ला की सेना के बीच में। और यहां पे क्या होता है कि मंगोल पराजित हो जाते हैं, यानी सिंधु नदी के तट पर
जो खिलजी है उसकी विजय होती है। और जब अब्दुल्ला हार जाता है, अब्दुल्ला हारेगा तो क्या करेगा, शर्त कौन रखेगा, शर्त रखेगा जलालुद्दीन खिलजी, और स्वीकार कौन करेगा, अब्दुल्ला, क्योंकि हारने वाला हमेशा शर्त स्वीकार करेगा। अब इस बीच में क्या होगा कि खिलजी को खुश करने के लिए ये मंगोल जो था अब्दुल्ला, ये कहेगा भैया मैं मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता हूं, मुस्लिम धर्म को स्वीकार करेगा। अब ध्यान दीजिए, और इसके जितने समर्थक थे, ऐसा माना जाता है लगभग 4000 समर्थक थे, और ये सभी समर्थक भी क्या करते हैं, मुस्लिम धर्म स्वीकार करते हैं। आप समझिए, एक बड़ी संख्या में क्या होता है, लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। इनके बसने के लिए क्या करेगा खिलजी, मंगोलपुरी नामक एक कॉलोनी बसाएगा, मंगोलपुरी नामक एक कॉलोनी बसाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में मंगोलपुरी नामक कॉलोनी निम्नलिखित में से किसने बसाया था, तो खिलजी के द्वारा बसाया गया था। ये प्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान देंगे। मंगोलपुरी में एक कॉलोनी बसाएगा और यहीं पे इन लोग को रख देगा। साथ ही साथ अब्दुल्ला का और भी इज्जत करेगा, अपनी उसकी एक पुत्री थी, ठीक है, उसकी शादी वहां पे कर देता है, ठीक है, मंगोलों से उसकी शादी कर देता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस सेक्टर पे अब हमला हुआ था, तो पंजाब क्षेत्र में हुआ था। किस नदी के तट पे लड़ाई हुई थी, तो सिंधु नदी के तट पे लड़ाई हुई थी। और जब फाइनली रिजल्ट निकल जाता है तो मंगोलपुरी नामक एक जगह बसा जाती है जहां पे इन लोग को रखा जाता है, और यही नवीन मुस्लिम कहलाएंगे। एक्चुअली ये मुस्लिम नहीं थे, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग, 4000 से अधिक लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकार करते हैं, जो पहले से मुस्लिम धर्म के फॉलोवर नहीं थे। यही कारण है इनको नवीन मुस्लिम कहा जाएगा, नवीन मुस्लिम कहा जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को जलालुद्दीन खिलजी समझ में आएगा। आइए मैं देख लेता हूं एक बार जो यहां पे लिखा है। तो कह रहा है कि खिलजी वंश का संस्थापक था, हम लोगों ने पहले देख लिया। कह रहा कि इसने अलाउद्दीन को अमीर तुजुक का पद दिया था। अभी इसको छोड़िए, मैं अलाउद्दीन वाले सेक्टर को अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको छोड़िए। कह रहा कि इसने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन वाले सेक्टर से, मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं ठीक से समझाऊंगा। उदार निरंकुशवाद था, तो बिल्कुल सही है, निरंकुश था, केंद्रीय प्रवृत्ति का शासन रखता था, लेकिन उदार था। इसकी उदारता का मैंने 2 उदाहरण आपको दिया है, इसके धार्मिक उदारता का और इसके युद्ध नीति की उदारता का 2 उदाहरण मैंने देके समझा दिया, ठीक है। और कुछ खिलजी के बारे में नहीं लिखा है, ठीक है। इसके अलावा खिलजी के बारे में लिखा है, इसके अलावा आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा है। अब एक चीज समझिए, यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी का न्यू पड़ेगा। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की न्यू कैसे पड़ती है। अब यहां तो हम लोग देख रहे हैं कि मंगोलपुरी नामक कॉलोनी की स्थापना हो गई। यहीं से एक नाम मिलता है हम लोग को, और वो नाम क्या मिलता है, इसका भतीजा था, इसके भतीजे का नाम था अली गुरशप्पा, ठीक है, या गुरशप बोलते हैं इसको, ठीक है, गुरशप, ये नाम था इसके भतीजे का। और ये कोई और नहीं है, यही है आपका अलाउद्दीन, यही आपका क्या है, अलाउद्दीन है। तो अलाउद्दीन का मूल नाम पूछेगा तो आप लोग समझिए कि क्या लिखना है आपको, या क्या टिक करता है, ठीक है। ये अलाउद्दीन था। एक्चुअली ये जो अली गुरशप था, ये क्या था, जलालुद्दीन का भतीजा था, भतीजा था, और ये काफी योग्य था। ध्यान देंगे, इतना योग्य था, आप लोग समझ जाइए कि जलालुद्दीन के टाइम पीरियड में इसको, एक तो भतीजा था, तो भतीजे के कारण क्या हुआ कि इसको 2 जगह की सूबेदारी मिली हुई थी। ये कड़ा का प्लस मणिकपुर का सूबेदार था। ध्यान देंगे, कड़ा प्लस मणिकपुर का ये क्या था, सूबेदार था, ठीक है। हालांकि ये सूबेदारी इसको क्यों मिल गई थी, भतीजा था एक तो, और जलालुद्दीन खिलजी का, और दूसरी बड़ी बात है कि योग्य भी था, ठीक है। इससे लड़ाई में एक सेनापति के गुण इसके में मौजूद थे। इस चीज को ध्यान देंगे। तो एक बार क्या होता है कि जलालुद्दीन अलाउद्दीन से कहता है कि भाई तुमको भिलसा पर आक्रमण करता है। ये वर्ड याद रखिएगा, भिलसा पर आक्रमण करना है, भिलसा पर आक्रमण। अलाउद्दीन से कहता है कि भाई तुमको भिलसा पर क्या करना है, आक्रमण करना है। अब इस आक्रमण करना है तो अलाउद्दीन क्या भैया मैं एकदम खुश हूं चाचा जी, मैं भिलसा पर आक्रमण करूंगा, और वो भिलसा पर आक्रमण करेगा। भिलसा वाला जो रीजन है बेसिकली ये मालवा वाले क्षेत्र में स्थित था, मालवा क्षेत्र में स्थित था। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा अलाउद्दीन खिलजी विजयी होगा, यानी भिलसा पर जो आक्रमण होगा उस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी जीत जाएगा। अब जैसे ये जीतेगा, चाचा जी क्या हो जाएंगे, चाचा जी हो जाएंगे प्रसन्न। जब चाचा जी प्रसन्न हो जाएंगे तो इनाम देते थे, अपने बाप का था इनाम सारा, तो ये इनाम क्या देंगे, फिर इसको एक नए क्षेत्र का सूबेदार बनाएंगे, और वो क्षेत्र है अवध। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि सुल्तान बनने के पहले अलाउद्दीन खिलजी किन किन जगहों का सूबेदार था। तो कड़ा का सूबेदार था, ठीक है, मणिकपुर का सूबेदार था, और अवध का सूबेदार था।
ये आपकी एक प्री का क्वेश्चन बन के आ सकता है। मैं आपको समझाते चल रहा हूं, ध्यान देंगे, इस चीज को फोकस करेंगे। अच्छा, एक भाई सैनिक तो था ही था और लड़ाकू था, बार बार जीत रहा है। तो सैनिक क्या होते हैं? सैनिक जो जीतता है उसके फॉलोअर होते हैं बहुत। जैसे अभी मोदी जी के फॉलोअर क्या, नंबर ऑफ बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर इंडिया में वर्तमान में किसी के फॉलोअर गिने जाए तो मोदी जी का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि मोदी जी लगातार जीत रहे हैं, ठीक है। अभी हार का मजा नहीं चखे है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, मेन बात को समझते हैं। अलाउद्दीन क्या करेगा, उसको बोला कि छोड़ो चाचा जी को, चाचा जी तो मेरे दम पे चल रहे हैं। उसके मन में आता है मैं देवगिरी पे आक्रमण करूंगा, देवगिरी पर आक्रमण करूंगा। ये दिमाग, और यही देवगिरी का आक्रमण क्या है ना, सारा कांड करेगा। इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अभी देवगिरी के आक्रमण देखिए, देवगिरी पे आक्रमण करेगा तो कौन क्या, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को मैं जेके लिख देता हूं, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी को मैं जेके लिख देता हूं। जेके के अनुमति नहीं थी, यानी जेके से पूछेगा नहीं कि मैं देवगिरी पे आक्रमण करने जा रहा हूं, जबकि सुल्तान कौन है, जेके अर्थात जलालुद्दीन खिलजी है। लेकिन अपने चाचा जी से ये पूछेगा नहीं कि मैं देवगिरी पे आक्रमण करने जा रहा हूं। देवगिरी का जो शासक था, ध्यान देंगे, मैं यहां पे लिख दूं एक फैक्ट कि देवगिरी का शासक का नाम था, ठीक है, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, अब ध्यान दीजिए, रामचंद्र देव पे जब ये चढ़ाई करता है तो रामचंद्र देव की हो जाती है हार, ठीक है। यानी रामचंद्र देव की क्या होगी, पराजय। जब रामचंद्र देव की पराजय होगी तो देवगिरी से क्या होता है, देवगिरी से उसको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट यह मिलता है कि पहले तो अकूत संपत्ति की प्राप्ति होती है, अकूत संपत्ति की प्राप्ति होगी, ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या मिलेगा, दूसरा रिजल्ट यह मिलेगा कि एक तो अकूत संपत्ति की प्राप्ति हुई, दूसरी बड़ी बात क्या है कि सेना की प्राप्ति हो गई। भाई आपने हरा दिया है तो इनकी भी कुछ सेना आपकी बन जाती है। अब इसी बीच में क्या है कि अकूत धन संपत्ति की प्राप्ति की जो चर्चा है, जो खबर है, वो पहुंच जाती है किसके पास, जेके के पास। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन पहुंचवाता है खबर कि जलालुद्दीन खिलजी को कि बेटा तुम्हारे से धनी बन गया है तुम्हारा भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, और उसने देवगिरी के शासक को हरा दिया है, रामचंद्र देव को। अब बदले में खूब संपत्ति पाया है। जलालुद्दीन खिलजी पहले क्या होते, खूब नाराज होंगे, बोलेंगे बेटा सुल्तान मैं हूं और तुम जाके अकेले क्यों लड़ाई कर लिए, बिना पूछे क्यों कर लिए, बिना अनुमति के। हालांकि कोई बात नहीं, खुश हो जाएंगे कि चल भाई मेरा भतीजा है, बहुत अच्छा काम किया है, अंततः वो जीते या मैं जीतूं, सारा धन तो मेरा ही है। अलाउद्दीन के दिमाग में खुरापात आएगा, वो बोलेगा, एक संदेश भिजवाएगा कि मैं अपने चाचा जी से अकेले मिलना चाहता हूं, गंगा नदी के तट पे माफी मांगूंगा उनसे, गंगा नदी के तट पर। बोला चाचा आओ गंगा नदी के तट पर मिलते हैं, माफी मांग लेंगे, भाई आपसे पूछे नहीं है कि लड़ाई करने जाए कि ना जाए। अब जलालुद्दीन खिलजी खुश आ जाएंगे यहां पर, और ये पूरी चाल रहती है। यहाँ पे चाल इतनी भयानक रहती है कि जलालुद्दीन खिलजी के साथ जो एक दो लोग और आते हैं, उन लोग की भी हत्या हो जाती है, और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी को 6 इंच छोटा कर देगा, यानी इनकी हत्या कर देगा। अब समझिए, यहां पे आप देखेंगे कि सुल्तान की अर्थात अपने चाचा की क्या करेगा, अलाउद्दीन खिलजी हत्या कर देगा। और यहां पे इसकी हत्या पे वर्णी का एक स्टेटमेंट है, वर्णी का एक कथन है। मैं कथन लिखूंगा नहीं, मैं कथन बोल दे रहा हूं, आप लोग सुन लीजिएगा। अब देखिए हो क्या रहा है भाई, जलालुद्दीन खिलजी क्या करता था, अपने चाचा का गर्दन अलग कर देता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, गर्दन किसने अलग किया, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो शासक नया कौन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो वर्णी इसी कथन को एक स्टेटमेंट में देता है कि जब मृत सुल्तान के कटे मस्तक से खून टपक रहा था, तब नए सुल्तान के मस्तक पर चंदोवा टांगा गया, ठीक है, यानी जो मुकुट होता है वो टांगा गया। आप समझिए, तो ये वर्णी का स्टेटमेंट है कि एक तरफ एक सुल्तान के सर से खून गिरा है, मतलब कटे मस्तक से खून गिर रहा है, तो दूसरी तरफ एक सुल्तान के अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के मस्तक पर चंदोवा टांगा गया। ये वर्णी का स्टेटमेंट है, ठीक है। जो चंदोवा, मैं ऐसे लिख देता हूं संक्षेप में कि जब मृत सुल्तान, ठीक है, जब मृत सुल्तान, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस बार 2 आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि स्टेटमेंट जो भी मिलेंगे वो करवा दूंगा, ठीक है। ये यहां पे दिया नहीं है, इस चीज को ध्यान देंगे, कहीं भी इस चीज को दिया नहीं है, डैश 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 चंदोवा टांगा गया। अब जो बस सोचना है इस चीज को, बहुत ऐसा नहीं कि वर्णी के दिमाग में एकाएक सरस्वती जी का वास हो गया, ठीक है। वर्णी उस तरह का दरबारी रहा था तो वो बोल दिया। अब ध्यान दीजिए,
लेकिन अब ऐसा नहीं कि एक बैग अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी को अब बनना चाहिए सुल्तान, लेकिन दरबार के अंदर या हम लोग कह सकते हैं कि साम्राज्य के अंदर बहुत उठापटक होती है। कुछ लोग स्वीकार करेंगे अलाउद्दीन खिलजी को, कुछ लोग नहीं स्वीकार करेंगे। हालांकि चूंकि धन संपदा अलाउद्दीन खिलजी के पास थी, सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास थी, तो अंततः विजयी कौन होगा, अंततः विजयी होगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी सुल्तान बनेगा अंततः अलाउद्दीन खिलजी। अब तक हम लोग क्या समझे, अब तक हम लोग ये समझे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम था अली गुरशप, ये कड़ा मणिपुर और अवध का सूबेदार था। इसने दो महत्वपूर्ण आक्रमण किए हैं। उनमें जो दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण है वो देवगिरी का आक्रमण है, जिसने इसके उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपने चाचा की हत्या करके क्या करता है, सुल्तान बनता है। अब देखिए, जब ये सुल्तान बनता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है यहीं पे, ये प्री के नजरिए से वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि जो इसका राज्याभिषेक हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे, कहा जाता है कि जो इसका राज्याभिषेक हुआ है वो बलबन के लाल महल में हुआ है। ध्यान देंगे, इसने अपना राज्याभिषेक, इसने अपना, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में किया, बलबन के लाल महल में किया। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लाल महल वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन के आएगा। कोई भी आप लोग पब्लिक सर्विस कमीशन बन रहे हो, आप लोग तैयार रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके अलाउद्दीन खिलजी का उभार। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या है, 1296 में सिंहासन पे बैठेगा और 1316 तक शासन करेगा। इस चीज को ध्यान देंगे, लगभग 20 वर्ष का इसका शासन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो अभी मैंने लिखा है, लेकिन इस ड्यूरेशन की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अलाउद्दीन जाहिर सी बात है कि तलवार के दम पे साम्राज्य पाया है, तो तलवार की ताकत दिखाएगा, तलवार की ताकत दिखाएगा, तो ये साम्राज्य विस्तार के लिए कई सारी लड़ाइयां लड़ेगा, साम्राज्य विस्तार के लिए कई सारी लड़ाइयां लड़ेगा। जैसे इसने एक लड़ाई लड़ी गुजरात का अभियान, गुजरात का अभियान करेगा, ठीक है। आप लोग बने रहेंगे और अपनी जो प्री टाइम बैच है उसकी जो जानकारी है अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इस चीज को ध्यान देंगे। सेकंड ये करेगा रणथंभौर का अभियान, कुछ जो उसके महत्वपूर्ण अभियान है उसका ऑर्डर पूछ लेता पेपर में, तो उस पर हम लोग देख लेते हैं, रणथंभौर का अभियान। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण अभियान है उसको देख लेते हैं, तो जो तीसरा इसका महत्वपूर्ण अभियान है वो है चित्तौड़ अभियान। छोटे छोटे फैक्ट देख लेंगे जो पेपर में बन सकते हैं, ठीक है। चित्तौड़ अभियान, मैं इसको क्या करता हूँ, टाइम बचाने के लिए इसको क्रॉप करके कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, चित्तौड़ अभियान। चौथा जो है इसका वो देख लेते हैं, चौथा है मालवा, ठीक है, चौथा है आपका मालवा अभियान, मालवा अभियान। तो ये आपका हो गया, ये 4 महत्वपूर्ण अभियान है। अच्छा बात है कि जो गुजरात का अभियान होता है ये कब हुआ था, टाइम नहीं याद करना है, ऑर्डर याद करने के लिए बस मैं लिख रहा हूं, तो लगभग 1300 में हुआ था, 1299 में, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। अब आती है कि भैया ये जो गुजरात का अभियान था, ठीक है, ये क्यों किया गया था, तो ध्यान देंगे, गुजरात एक सामरिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र था, ठीक है, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि समुद्री सीमा से इसकी बाउंड्री टच होती थी, तो व्यापार के लिए, क्योंकि ये बंदरगाह आधारित क्षेत्र था, बंदरगाह संपन्न क्षेत्र था, हम लोग कह सकते हैं बंदरगाह संपन्न क्षेत्र था। तो बंदरगाह संपन्न क्षेत्र रहेगा तो नो डाउट क्या है कि ट्रेड वगैरह की संभावनाएं, यानी व्यापार वगैरह की संभावनाएं यहां से बहुत ज्यादा रहेंगी। इसी की सामरिक, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ये लड़ाई लड़ी गई थी। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है कि सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ये लड़ाई लड़ी गई थी। यहां का राजा कौन था, तो यहां का राजा था राजा कर्ण था, जान देंगे, यहां का राजा था राजा कर्ण, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है बस इसका, यहां पे राजा कौन था इस चीज को ध्यान देंगे।
गुजरात का अभियान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मिटा दूंगा क्योंकि अगला मुझे समझाना होगा, ठीक है। इसी अभियान के दौरान क्या है, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो इस पूरे अलाउद्दीन को दूसरा सिकंदर बनाता है, उसी पर्सनालिटी की मुलाकात यहीं से होगी। मलिक काफूर नामक जो एक हिजड़ा था, ध्यान देंगे, मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर का मैं थोड़ा सा परिचय यहाँ पे लिख दूं। मलिक काफूर की जो मुलाकात हुई है अलाउद्दीन खिलजी से, वो इसी गुजरात अभियान के दौरान हुई है। मलिक काफूर के बारे में क्या था कि मलिक काफूर एक अबिसीनियन, मैं लिख देता हूं, अबिसीनियन हिजड़ा था। यह बहुत वीर था और बहुत ही योग्य था। हालांकि अत्याचारी था, इसमें नो डाउट, दो राय नहीं है, ठीक है। और कहा जाता है कि इसी अबिसीनियन हिजड़े पे अलाउद्दीन खिलजी का दिल फिसल गया था, ठीक है, बहुत पसंद करने लगा था वो इसको। तो एक तो यह है अबिसीनियन हिजड़ा, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम क्या है, इसको हजार दिनार कहा जाता था, हजार दिनार या हजार दिनारी, ये इसका एक और नाम मिलता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। अब हम लोग एक चीज यहां पे ध्यान देना है कि अबिसीनियन हिजड़ा, मलिक काफूर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो ये दो क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मलिक काफूर के ऊपर क्या आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी को ये कहां मिला, तो गुजरात अभियान के दौरान मिला। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, तैयार रहेंगे आप लोग। रणथंबोर सेकंड है, रणथंबोर को हम लोग देख लेते हैं। तो रणथंबोर का जो अभियान है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको क्या करता हूं, रणथंबोर अभियान यहां कॉपी करूंगा, ठीक है, और कहां समझा दूं इसको मैं, मुझे लगता है यहां पे समझाया जा सकता है। चलिए, रणथंबोर अभियान, पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग रणथंबोर अभियान। एक्चुअली रणथंबोर अभियान होता क्या है, जब रणथंबोर अभियान हुआ तो उस वक्त यहाँ के जो शासक था उसका नाम था हम्मीर देव। इस चीज को ध्यान देंगे, हम्मीर देव, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग को याद रखना है। हम्मीर देव का नाम तो वैसे भी आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत कायर शासक था यार, बहुत ही कायर शासक था। अब देखिए होता क्या है, सॉरी, हम्मीर देव के बारे में, कायर नहीं, मैं सॉरी गलत बोल दिया। देखिए हम्मीर देव की स्टोरी दूसरी थी, ठीक है। अब ये देखिए हम्मीर देव की, ये बहुत बहादुर शासक था। दूसरी एक्चुअली मुझे बोलना था दूसरे के बारे में, मैंने इसको बोल दिया, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। हम्मीर देव एक्चुअली क्या था कि जो ये रणथंबोर का दुर्ग था ना, ये अभेद्य दुर्ग था, इसको तोड़ा नहीं जा सकता था। तो हम्मीर देव निश्चिंत थे कि भैया मेरे यहाँ अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, तोड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि रक्षा प्राचीर इतना जबरदस्त था कि ये अभेद्य दुर्ग था। लेकिन होता क्या कि अलाउद्दीन खिलजी तोड़ देता है इसको, ध्यान देंगे। नुसरत खान इसका जो सेनापति था, बेसिकली वो जाएगा और तोड़ ताड़ देगा इस दुर्ग को। कैसे तोड़ देता है भैया, अभेद्य दुर्ग को तोड़ोगे तो अंदर से कोई तुम्हारी मदद करेगा, और अंदर से एक विश्वासघाती राजपूत मंत्री था, उसी ने विश्वासघात किया। एक मंत्री था, हम लोग कह सकते हैं विश्वासघाती मंत्री कर देते हैं, एक मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि एक विश्वासघात किया गया, और इसी विश्वासघात के परिणाम स्वरूप क्या है, अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर देव के इस अभेद्य किले को तोड़ देगा, और जब अंदर जाएगा तो हम्मीर देव को क्या करेगा, मार देगा, हम्मीर देव की हत्या कर देगा। अब बात आती है, क्या ये इंपॉर्टेंट है कि हम्मीर देव की हत्या कर दी जाती है? नहीं दोस्तों, हम्मीर देव की हत्या के तुरंत उपरांत क्या होता है कि किले की सभी स्त्रियां जौहर व्रत करती हैं, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतिहास में याद रखेंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के किस विजय के उपरांत किले की सभी या किस राज्य की सभी स्त्रियां और जौहर व्रत कर लेती हैं, तो वो ध्यान देंगे हम लोग कि रणथंबोर का जो अभियान था, तो रणथंबोर राज्य की जो स्त्रियां थी उन्होंने जौहर व्रत किया था, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन के आपके आ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो अगला हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो है चित्तौड़ अभियान। जो चित्तौड़ अभियान के बारे में ये है, दूसरा हम लोग इसको तो देख लिया हम लोग, चित्तौड़ अभियान देखते हैं। चित्तौड़ अभियान के बारे में सिंपल सा एक फैक्ट है, यहाँ का जो राजा था उस राजा का नाम था राणा रतन सिंह। इसके अलावा कुछ मत याद करिए, यहां से आना होगा तो यही आएगा। मालवा का अभियान जो था, तो मालवा का जो शासक था उसके शासक का बस नाम याद कर लीजिए और कुछ मत याद करिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके शासक का नाम था महलक देव, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यही है, सबसे पहले गुजरात का अभियान हुआ था, फिर रणथंबोर का अभियान होता है। रणथंबोर का अभियान आपका हुआ था लगभग 1301 के करीब में। फिर चित्तौड़ अभियान होगा, चित्तौड़ अभियान लगभग 2 साल बाद 1303 में होता है। फिर मालवा अभियान 2 साल बाद 1305 में होता है, दोनों में 2 साल का अंतर है।
1999 के बाद से ये 1301 में होगा, ये 1303 में होगा और ये 1305 में होगा। ठीक है, यही ध्यान देंगे, 2-2 साल का अंतर है इन चारों महत्वपूर्ण लड़ाइयों में। तो एक तो इसका ऑर्डर पूछ सकता है, इन चारों को कालानुक्रम में अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो इसकी विजय अभियान था ये देख लिया। लेकिन ये विजय अभियान केवल उत्तर का है, अलाउद्दीन दक्षिण भारत को भी नहीं छोड़ेगा, अलाउद्दीन दक्षिण भारत का भी अभियान करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, 2 मिनट लगेगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दक्षिण भारत का अभियान। यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो लोग इसके दक्षिण भारत के अभियान को क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत में बेसिकली देख लेंगे कि 4 शक्तिशाली साम्राज्य थे या राज्य थे, इन्हीं से इसकी लड़ाई होती है। उन चारों के नाम पहले हम लोग देख लेते हैं। पेन को मैं क्या करता हूं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि ज्यादा स्पेस ना लगे। मैं 1 सेकंड बस टाइम दीजिए मुझे। देखिए, उन चारों शासकों के पहले मैं नाम लिख दूं तो जो राज्य थे, तो 4 राज्य कौन थे। एक तो देवगिरी राज्य था यहां पे, ठीक है, एक तो देवगिरी राज्य था। दूसरा यहां पे एक काकतीय राज्य था, ध्यान देंगे, दूसरा यहां पे काकतीय राज्य था। तीसरा यहां पे जो एक राज्य मिलता है वो होयसल राज्य मिलता है, वो होयसल राज्य मिलता है। और चौथा यहां पे जो राज्य मिलता है वो पांड्य राज्य मिलता है। इस चीज को ध्यान देंगे, ये यहां पे 4 राज्य थे। इसमें से जो ये 2 राज्य है काकतीय और होयसल, ये बेसिकली तेलंगाना वाले क्षेत्र में पड़ते थे। ये पेपर में तेलंगाना वाला क्षेत्र में पड़ते थे, ये सब नहीं आएगा, बस मैं समझने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, तेलंगाना वाला क्षेत्र, ठीक, इस क्षेत्र में पड़ते थे। चलिए मैं इसको मिटा ही देता हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं काट देता हूं इसको। अब देखिए, जो देवगिरी था ये राज्य बेसिकली यादवों का राज्य था। ठीक है, ये यादवों का राज्य था। एक तो इंपॉर्टेंट हो गया, ये राजों जो यादव है, यादवों का राज्य था। यहां के जो शासक थे उनका नाम थे रामचंद्र देव। ध्यान देंगे, यहां के जो शासक हैं उनका नाम क्या है, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। ठीक है, अखिलेश यादव नहीं, रामचंद्र देव। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा मैं। और रामचंद्र देव, ये इस जो आपका देवगिरी राज्य है इसके शासक का नाम था। अब हम लोग देखेंगे आगे। देवगिरी और दौलताबाद दोनों सेम बात है, इस चीज को ध्यान देंगे, यहां भी नहीं फंसेंगे। बिल्कुल, देवगिरी या इसकी राजधानी दौलताबाद थी, जो भी आप लोग कह लीजिए, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। देवगिरी और दौलताबाद दोनों सेम चीजें। अब हम लोग आते हैं काकतीय के बारे में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा काकतीय के बारे में देखेंगे। काकतीय राज्य का जो शासक था उसका नाम था, शासक था प्रताप रूप। और इसी को मुझे बोला था, एक्चुअली बहुत कायर था लेकिन मैं पूछ लिया दूसरे को। ठीक है, और प्रताप रुद्र सेकेंड। ठीक है, इनकी राजधानी थी वारंगल, वारंगल इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा जो इंपॉर्टेंट राज्य था दक्षिण का जहां पे इसने चढ़ाई की है वो है होयसल। ठीक है, इसके शासक का नाम है, ध्यान देंगे, यहां के जो शासक का नाम था वो था बल्लाल तृतीय। शासक का नाम नहीं इंपॉर्टेंट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं अभी बोलूंगा, बस आप लोग थोड़ा टाइम दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद से दक्षिण में पांड्य, यहाँ पे उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो शासक का नाम से नहीं मतलब है, बस यहाँ पे दिमाग रखना है मदुरा इसकी राजधानी थी। ये पेपर में पूछा भी है कई बार। ठीक है, तो पेपर में पहले क्वेश्चन ये सकता है कि दक्षिण के किन किन राज्यों पे अलाउद्दीन खिलजी ने चढ़ाई की, तो ये 4 राज्य दिमाग में रखेंगे, देवगिरी, काकतीय, होयसल, पांड्य। और ये कुछ बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ध्यान देंगे कि मलिक कफूर आगे बढ़ेगा, जैसे अभी जो आप यहाँ पे हम लोग मलिक कफूर के बारे में पढ़े हैं, जो कि गुजरात के अभियान में मिला है। दक्षिण भारत का जब अभियान करेगा अलाउद्दीन खिलजी, तो इसी मलिक कफूर के नेतृत्व में करेगा। इस चीज को ध्यान देंगे। 1 सेकंड यार, पेज कहाँ गया, कहाँ गया भाई, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बस थोड़ा पेज स्लाइड हो गया है। हाँ ठीक है, ठीक है, देखिए
अब दक्षिण भारत का जब अभियान करेगा अलाउद्दीन खिलजी, तो इसी मलिक कफूर के नेतृत्व में करेगा। इस चीज़ को ध्यान देना है। तो दक्षिण भारत के अभियान में मलिक काफूर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। हम लोग कहीं कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम लोग आएंगे प्रताप रुद्र द्वितीय के बारे में। प्रताप रुद्र द्वितीय की एक कहानी क्या मिलती है कि जब मलिक कफूर ने प्रताप रुद्र द्वितीय के राज्य पे, यानी काकतीय राज्य पे, या हम लोग कहते हैं वारंगल वाले क्षेत्र पे, क्योंकि वारंगल क्या थी, राजधानी थी, तो जब वारंगल पे चढ़ाई करता है और जीत जाता है, तो ये प्रताप रुद्र इतना डरपोक था कि ये खुद, ध्यान देंगे, मलिक कफूर के पास नहीं जाएगा, अपने सोने की मूर्ति भिजवाएगा और उसको सोने की जंजीरों में जकड़ देगा और कहेगा अपने दरबारियों से कि इसी को लेके जाओ कफूर के पास और कह दो मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। ठीक है। और अलाउद्दीन को बदले में, ध्यान देंगे, उसने कहा है कि मैं जो कर कहेंगे मैं वो कर दूंगा, उनको वार्षिक कर मैं पहुंचाऊंगा, उनको लेने भी नहीं आना पड़ेगा कफूर जी, मैं खुद सप्लाई करूंगा। और कफूर से बोला भैया आप लड़े हो हमसे, जीते हो, आपके आका को तो मैं सालाना वार्षिक कर दूंगा, आपको क्या दूंगा, तो आप ये खजाना खोल देता हूं, जो जो चीज़ लेना है ले लो। खजाना खोल देते हैं, ले लेता है। यहीं पे मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा मिल जाता है। ध्यान देंगे, जो वारंगल के पास ही क्या है, गोलकुंडा की खान है। इसी राज्य में गोलकुंडा की खान पड़ती थी, गोलकुंडा खान पड़ती थी, और इसी खान से निकला था कोहिनूर हीरा। और यही कोहिनूर हीरा किसको मिल जाएगा, मलिक काफूर को मिल जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हाथ में आता है मलिक काफूर के या अलाउद्दीन खिलजी को के हाथ में ये कोहिनूर हीरा। तो ये एक कहानी थी। तो इतिहास का ये पहला ऐसा शासक है जिसने सोने की मूर्ति में सोने की जंजीर को लपेट कर खुद को आत्मसमर्पण किया था। तो ये स्टोरी पेपर में आ सकती है और पूछ सकता है कि वो कौन सा राजा था जिसने खुद को सोने की जंजीर में डालकर आत्मसमर्पण किया था मलिक काफूर के सामने। तो प्रताप रुद्र देव द्वितीय, इस चीज को अपने दिमाग में रखना है, यही थे। अच्छा, मलिक काफूर बहुत चंडाल टाइप का आदमी था। ये होता क्या है कि जब इतनी लड़ाइयाँ वो जीत लेता है तो यहाँ के बाद से वो चला जाएगा रामेश्वर। ये रुकेगा नहीं, ये चला जाएगा रामेश्वरम, एकदम अंतिम छोर पे। रामेश्वरम में भी लड़ाई करेगा, यानी धावा बोल देगा और जीतेगा। अमीर खुसरो की एक बुक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं कर दूं और मैं लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। रामेश्वरम पे जो इसका धावा है, इसकी जानकारी हमको आसिका नाम की एक बुक से मिलती है। आसिका नामक एक बुक, यानी एक किताब से मिलती है। आसिका नामक ये जो किताब है दोस्तों, ध्यान देंगे, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। अब होता क्या है कि आसिका में विवरण क्या दिया गया है, आसिका में विवरण दिया गया है कि एक आक्रांता आया था जिसका नाम मलिक काफूर माना जाता है, और उसने क्या किया है, रामेश्वरम के मंदिर को नष्ट कर दिया है। रामेश्वरम के मंदिर को नष्ट किया है। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आपके ये दोनों फैक्ट आ सकते हैं, तो दिमाग में रखेंगे। प्री के लिए इंपॉर्टेंट लहजे से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। नष्ट करेगा तो भैया जाहिर बात है यहाँ पे क्या बनेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे मस्जिद बना देगा। ठीक है, और धन लूट के आगे, भाई मंदिर है तो धन तो था ही था, लूट के क्या करेगा, चल जाएगा। अब ये तो हो गया आपका जो इसका अभियान था। इसी के टाइम पीरियड में ध्यान देंगे, अलाउद्दीन के टाइम में भी जो मंगोल आक्रमण है वो रुकेगा नहीं। अलाउद्दीन के टाइम में भी क्या होगा, मंगोल आक्रमण होता रहेगा। ठीक है, कहा जाता है कि इतिहास में सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए वो उसी के टाइम पीरियड में हुए हैं। किसके, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में मैक्सिमम मंगोल आक्रमण जो है, MAX से लिख देते हैं मैक्स या IMUM, मैक्सिमम। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में है। 1296 से लेके 1308 के बीच में कुल 5 बार मंगोल आक्रमण हुए हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस शासक के राज में, ठीक है, और मैक्सिमम या अधिकतम बार या सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए, तो हम लोग लिख सकते हैं अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के काल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ।
से ज़्यादा मंगोलाकरण होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपने दिमाग में रखना है और तैयार रहना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अलाउद्दीन की थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, भू राजस्व नीति देख लेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन की भू राजस्व नीति देखेंगे। अलाउद्दीन की भू राजस्व नीति, अलाउद्दीन की भू राजस्व की नीति क्या थी, दो टाइप की थी। अलाउद्दीन पहला क्या करेगा कि मिल्क, इनाम और वक्फ, ध्यान देंगे यहाँ पे, इस कीवर्ड को फोकस करना आप लोग को। पहली बात क्या करेगा, मिल्क, इनाम, वक्फ, ठीक है। ये प्राय वो भूमियां थी जो सुल्तान के द्वारा समय पे अमीर वर्ग को, शासकीय कर्मचारियों को, विद्वानों को, धर्मशास्त्रियों को भेंट की जाती थी, अनुदान दी जाती थी या पुरस्कार के तौर पे दी जाती थी। ऐसी भूमि को हम लोग मिल्क, इनाम या वक्फ कहेंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, इन सभी को ले लेगा, इन सभी को क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है। जो भेंट के रूप में था इन सब को ले लेगा वापस, बोलेगा भैया दे दो, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि जो राजकीय आय है उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि नो डाउट लैंड गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा आ जाएगा, सुल्तान के पास आ जाएगा, तो उस पर जो प्रोडक्शन होगा उस पर हक किसका हो जाएगा, सुल्तान को जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसकी इंपॉर्टेंस थी। सेकेंड इसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है भू राजस्व का, वो क्या है, तो भूमि का पैमाइश, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पैमाइश मतलब होता है माप, ठीक है। दोआब क्षेत्र में पहली बार इसी ने भूमि का माप करवाया या परिमाप कराया। किस क्षेत्र में कराया था, दोआब क्षेत्र में। तो भूमि की पैमाइश कराई थी सबसे पहले इसी ने, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक। और इसके लिए जो वर्ड का यूज किया गया है भूमि की पैमाइश के लिए, वो किया गया वर्ड का यूज वफा ए बिस्वा, वफा ए बिस्वा वर्ड का यूज किया गया है। वफा ए बिस्वा का मतलब क्या होता है, मैं बता दूं कि बिस्वा का मतलब होता है, ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे वफा वर्ड लेते हैं, तो वफा का मतलब होता है, ध्यान देंगे, उपज, और बिस्वा मतलब यहां पे होता है क्या, 20वां भाग। बीसवां भाग, ये दो चीज ध्यान देना है। तो वफा ए बिस्वा, तो भूमि की पैमाइश जो है हम लोग देख लें कि पहली बार दोआब क्षेत्र में कराया गया था, और वफा ए बिस्वा, इस चीज को ध्यान देना है। ये कीवर्ड्स है, जहां पे वफा का वर्ड होता था उपज और बिस्वा का वर्ड होता था 20वां भाग, ठीक है। और इसी पद्धति को वर्णी क्या कहता है, ये जो पद्धति थी, इसी पद्धति को और वर्णी के द्वारा मसाहत कहा गया है, ठीक है। ओवरऑल ये जो वफा ए बिस्वा, ये पूरी दोआब क्षेत्र में जो पैमाइश की जाती थी, इस पूरी की पद्धति को क्या कहा गया है, मसाहत कहा गया है, ठीक है। अब इस चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया मसाहत का है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। तो पेपर में क्वेश्चन अगर आपके आएगा कि मसाहत क्या है, तो मसाहत आप बता दीजिएगा कि भूमि माप का एक जो पूरा पैमाना था, ठीक है, उस पूरे प्रकरण को जो वफा ए बिस्वा था उसको मसाहत कहा जाता था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ध्यान देंगे, तीसरा वो काम क्या करेगा, मध्यस्थों का अंत करेगा। ये मध्यस्थों का अंत वाला पॉइंट आप लोग दिमाग में रखेंगे, ये आगे भी आपको चर्चा में मिलेगा, ठीक है। तो मध्यस्थों का अंत करेगा। मध्यस्थों का अंत किस प्रकार करेगा कि ग्रामीण सेक्टर में ध्यान देंगे, जो टैक्स लेके गवर्नमेंट को देते थे, ऐसे कुछ अधिकारी होते थे, और उन अधिकारियों को हम लोग क्या कहते थे, खुत, प्राय ये हिंदू होते थे, खुत मुकद्दम, खुत मुकद्दम चौधरी, यही वो अधिकारी होते थे, खुद मुकद्दम चौधरी, ठीक है। इनसे क्या करेगा, ये बेसिकली मध्यस्थ वर्ग था, ठीक है। इनसे इनका अंत करेगा, यानी मध्यस्थों का जो अंत है, जो पार्टिसिपेशन था टैक्सेशन में, उसको खत्म कर देगा। अब होता क्या था कि जो इनका बेसिकली काम क्या था, इनका बेसिकली काम था
भू राजस्व को वसूल करना, या हम लोग यहां पे लिख देते हैं इनका काम था भू राजस्व वसूली। इनका काम था भू राजस्व वसूली। अब क्या है, जब ये भू राजस्व वसूली करते थे तो जाहिर भैया वसूली करेंगे तो इनको कुछ मिलेगा, कुछ तो दिया जाएगा। कोई किसी के लिए काम क्यों करेगा, तो इनको दो चीज मिलती थी। एक तो जो ये वसूली करते थे भू राजस्व का, उसका 10वां हिस्सा यानी 1/10 मिलता था, 10% कर लें या कुछ भी। तो भू राजस्व जो ये कलेक्ट करके लाते थे उसका 10वां हिस्सा मिलता था। साथ ही साथ क्या होते थे, ये किसानों से एक कर लेते थे। जो किसानों से ये कर लेते थे उस कर का क्या नाम था, तो उस कर का नाम था किस्मत ए खोती। ये एक टैक्स था, इस चीज को ध्यान देंगे। ये एक टैक्स था जो कि किसानों के द्वारा इनको दिया जाता था, इस चीज को ध्यान देंगे, या किसानों से ये लेते थे। ठीक है, तो किस्मत एक खोती क्या है, तो एक टैक्स है जो कि मध्यस्थों के द्वारा लिया जाता था। अब जो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, इसको बंद कर देगा। ठीक है, इनको ही बंद कर देगा, मतलब इसको बंद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अगला क्या काम करता है, चौथा, उपज की जो भू राजस्व है उसका निर्धारण करता है और बढ़ा देता है, और कहेगा कि भूमि की माप कराएगा और उपज का 50% लेगा टैक्स। भू राजस्व कितना लेगा, भू राजस्व कितना लेगा, उपज का 50%, उपज का 50% भू राजस्व लेगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान देंगे, वो सब इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ भी ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, सैन्य सुधार देख लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सैन्य सुधार देख लेंगे। सैन्य सुधार में हम लोग एक सिंपल सी बात क्या देखेंगे, अलाउद्दीन के टाइम पर में सैन्य सुधार की जरूरत क्यों पड़ी। भाई मंगोल का खूब आक्रमण हो रहा है और जाहिर सी बात है कि जो राजकोष है वो बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं है, तो सैन्य सुधार करना ही करना था। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा अलाउद्दीन को देखें तो इसी ने क्या है कि सबसे पहले इस घोड़े के निरीक्षण के लिए ध्यान देंगे, घोड़े के निरीक्षण के लिए उनको दागना स्टार्ट करेगा, यानी घोड़े की क्या होगी, दगाई स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन किया जाता है कि सबसे पहले घोड़े को दागना किसने स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो ध्यान देंगे वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब एक चीज एक इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे, इसने एक विभाग की स्थापना की थी, उसका नाम था दीवान ए मुस्तकराज। ठीक है, या सैन्य सुधार में तो दाग एवं हुलिया प्रथा मैंने पहले बोल दिया। ठीक है, दाग एवं हुलिया प्रथा, दाग एवं हुलिया प्रथा बेसिकली ये इसलिए ऐसा किया जाता था ताकि कोई भी इख्तियार ऐसा ना करे कि काउंटिंग, सैनिकों और घोड़े की काउंटिंग को गलत करा दे। ठीक है, ऐसा होता था कि डाटा में जब तक ये चीज सिस्टम नहीं था तो डाटा गलत देते थे इख्तियार। ठीक है, तो उस रिपोर्ट को बेहतर हो सके, सटीक हो सके, और जो अपने हमारे पास एग्जैक्ट सैनिक है जो संसाधन है उसकी जानकारी मिल सके, इसके लिए प्रोसेस को अपनाया गया। सेकंड क्या है, इसने एक विभाग की स्थापना की थी, उस विभाग का नाम था दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज वो विभाग था। अब ध्यान देंगे, अब ये जो दीवान ए मुस्तखराज विभाग था ये किस चीज के लिए था, तो जो राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी हैं, ठीक है, जो राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी हैं या उनका, अब सिंपल में अगर हम लोग देखेंगे कि तो जो बकाया राशि है या जो अधिकारियों के पास जो बकाया राशि है उनकी जांच करना और उनको वसूल करना। ठीक है, उनको वसूल करना ये इनका काम होता था। ठीक है, कि जो भू राजस्व कलेक्ट करने वाले अधिकारी हैं उनके नाम का जो बकाया राशि है उसकी जांच करना और उनको वसूल करना, ये इसका काम होता था। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दाग एवं हुलिया प्रथा की शुरुआत किया था, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एक इसका इंपॉर्टेंट आता है बाजार नियंत्रण व्यवस्था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को ध्यान से देखते हैं। बाजार नियंत्रण व्यवस्था ध्यान देंगे एक्चुअली क्यों की थी कि जो विशाल सेना इसने कलेक्ट कर ली थी, तो सेना का जो निर्माण हुआ था उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे
कि कैसे कैसे क्या क्या करेगा, कि बाजार को कैसे कैसे लीड करेगा। तो बाजार को क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ठीक है, यानी पंजीकरण स्टार्ट करेगा। मार्केट में वही लोग अपने सामान को बेच सकते थे जो कि पंजीकृत होते थे, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। सहना ए मंडी के दफ्तर में उनको पंजीकृत होना पड़ता था, इस चीज को ध्यान देंगे। सहना ए मंडी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं समझाने के लिए कि कहाँ रजिस्टर्ड होना होता था। तो सहना ए मंडी के दफ्तर में इनको रजिस्टर्ड होना पड़ता था। अब ये जब रजिस्टर्ड हो जाते थे, अलाउद्दीन के समय में एक हम लोग कह सकते हैं कि जो मंडी का, सहना ए मंडी का जो मुख्य अधिकारी होता था वो मलिक काबुल था, ध्यान देंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मुख्य अधिकारी था, जो मंडी का मुख्य अधिकारी था इसके टाइम पीरियड में, मंडी का मुख्य अधिकारी, ठीक है, मंडी का मुख्य अधिकारी जो था उसका नाम मिलता है, उसका नाम था मालिक काबुल नाम था इसका, मालिक काबुल नाम था, ठीक है। ये मंडी ऑफिसर था, इस चीज को ध्यान देंगे। अब लोग अभी जो हम लोग को लोअर पीसेस की तरफ जो पोस्ट मिलती है ये उसकी पोस्ट थी। अब क्या है, थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे तो काफी स्ट्रिक्ट व्यवस्था करेगा। जैसे अब कोई अगर समझे कि बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को नहीं मालूम तो उसको खूब दंड देता है, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो कराता है, बहुत गंदा वाला दंड देता है, ठीक है। तो इसी कारण क्या है कि इसकी जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था है वो चलती है, ठीक है, फॉर सक्सेसफुल होती है। ये सब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इसी के लिए इसको देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं इसको देखने का, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे और क्या मिल जाता है कि बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने एक और विभाग बनाई थी। उस विभाग का नाम है दीवान ए रियासत, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। और इसका भी जो प्रधान होता था वो मलिक काबुल या यही था, ठीक है। मलिक नहीं, इसका मलिक याकूब था, ध्यान देंगे। इसका जो प्रधान था वो मलिक याकूब था, इस चीज को ध्यान देंगे। अब दो बात होगी कि जिस मंडी में पंजीकृत किया जाता था सहना ए मंडी, उस मंडी का जो मुख्य अधिकारी था वो मलिक काबुल था। दीवान ए रियासत भी एक विभाग बनाया गया था ताकि जो मंडी व्यवस्था है, जो बाजार व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, किसी प्रकार की बाधा ना आए, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली जिस विभाग की स्थापना की गई थी वो विभाग था दीवान ए रियासत। और इस विभाग का जो अधिकारी था, उस अधिकारी का नाम क्या था, तो दीवान ए रियासत का जो प्रधान होता था वो मलिक याकूब होता था, इसी को ध्यान देंगे। तो ये हो गया आपका बाजार नियंत्रण। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और भी फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ क्या बचा है तो उसको देख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग एक बार अलाउद्दीन खिलजी को अपने नोट्स में देखते हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या बोला, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ दिया, क्या क्या छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भूमि की पैमाइश के आधार पर जो लगान है उसकी वसूली होती थी। तो मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग पैमाइश से करने वाला पहला सवाल था। 50% उपज का लेता था, ये भी हम लोग पढ़ दिए। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया, तो बिल्कुल भाई वास्तविक आय इन द सेंस कि आपकी जो उपज होगी उसकी 50% लेंगे, यानी उपज के ऊपर ये परसेंटेज ले रहा है। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने पढ़ दिया। मलिक काफूर के बारे में कह रहा है कि अलाउद्दीन को गुजरात विजय के बारे में पश्चात मिली थी, ठीक है। और मलिक काफूर जो है इसको गुजरात विजय के पश्चात मिला था। तो इसको हम लोगों ने जो इसका हम लोग साम्राज्य विस्तार पढ़े हैं, तो गुजरात विजय उसमें पढ़े, तो हम लोग इसको देख लिए। और यहाँ पे मलिक काफूर का अगला नाम 1000 दिनार बता रहा है, इसको भी हम लोग देख लिया है। यानी ये टॉपिक हम लोगों ने पूरा देख लिया है, ये खत्म हो गया। कह रहा है कि इसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। इस चीज़ को भी हम लोग नहीं देखे हैं। कुछ और चीज़ें जो इसमें देखे होंगे हम लोग, ठीक है। अभी ये वाला सेक्शन बचा हुआ है, नहीं देखे हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बोला है। कह रहा है इसने घड़ी कर दिया था, यानी जो घर और झोपड़ी होता था इनके ऊपर भी टैक्स जो लगाया था। चराई कर दिया था, अर्थात जो दुधारू पशु हैं, चूंकि उनको चराने के लिए जो चारागाहों का यूज किया जाता था वो गवर्नमेंट का होता था, सरकारी होता था। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट क्या करती थी इस पर, यानी ये क्या करता था, उस पर दुधारू पशुओं पर चराई कर लेता था, ठीक है। रामचंद्र देव के बारे में लोग पढ़ लिए कि देवगिरी का शासक था, ठीक है। मलिक काफूर से पराजित हुआ था, पूरी इसकी स्टोरी हम लोग पढ़ दिए, ठीक। इसमें कोई बात बची नहीं है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बुक का नाम लिखा है, इस चीज़ को याद कर लेंगे आप लोग। एक इंपॉर्टेंट बुक का नाम लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी की बुक है, और उस बुक का नाम है पद्मावत, ठीक है। पद्मावती बेसिकली वो होती थी जो जौहर कर लेती थी, और इसी के ऊपर आपकी पद्मावती मूवी बनी है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। बाजार नियंत्रण हम लोगों ने पूरा देख लिया कि मलिक काबुल को देख लिया। मलिक काबुल कौन था,
तो मलिक काफूर वो था जो मंडी का मुख्य अधिकारी हुआ करता था, वो होता था आपका मलिक काफूर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मलिक काफूर जो मंडी का मुख्य अधिकारी होता था वो आपका मलिक काफूर होता था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा कि सहना या बाजार का अधीक्षक, ठीक है, ये बाजार का अधीक्षक होता था। तो नो डाउट हम लोग पहले देखिए समस्त व्यापारियों पर नियंत्रण लगाता था, क्योंकि यहीं पे यही क्या होता था, रजिस्ट्रेशन होता था, पंजीकरण इसी के पास होता था। तो नो डाउट की नियंत्रण स्थापित करेगा। सफलता के लिए कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जो बाजार नियंत्रण है जितना ये लिखा उससे ज़्यादा हम लोग पढ़ दिए। जितने फैक्ट्स लिखे ये सब मैंने पढ़ा दिया स्टार्ट में ही आप लोग को। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है इसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेंगे। उलमा वर्ग के प्रभाव से खुद को मुक्त रखा। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि उनकी जो पॉलिसीज है, उनकी जो कथन है उसी को इंप्लीमेंट करेंगे। कह रहा है कि इसकी उपाधि सिकंदर द्वितीय की उपाधि ली। सिकंदर द्वितीय की उपाधि इसने इसलिए ली थी क्योंकि देखेंगे रामेश्वरम तक जो वो हिजड़ा था, अबिसिनियाई हिजड़ा, उसने रामेश्वरम तक विजय प्राप्त की थी। तो इसको लगा सिकंदर के बाद मैं ही एक ऐसा हूं जिसने भारत पर नीचे तक जाकर विजय प्राप्त किया। हालांकि आपको पता होना चाहिए सिकंदर ने भारत पर विजय प्राप्त नहीं की थी, लेकिन चूंकि सिकंदर बहुत छोटे से हिस्से में ही विजय प्राप्त किया था, लेकिन उस वक्त चूंकि नॉलेज बहुत कम था तो लोग उसको विश्व विजेता कहते हैं। तो इसको लगा अगर मैं अपने आप को सिकंदर द्वितीय कह लूंगा तो लोग मुझे विश्व विजेता मानेंगे, क्योंकि भारत उस वक्त बड़ा लैंड था और भारत को जितना टफ काम था। ठीक है, इसने खुद को सिकंदर द्वितीय कहा। इसको हम लोग देख लें। जफर खां के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, जफर खां बेसिकली क्या था कि इसका प्रसिद्ध सेनापति था। जब मंगोलों की लड़ाई हुई थी, ध्यान देंगे इसके टाइम पीरियड में मंगोलों की सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई है, और मंगोलों की लड़ाई में इसका जो सेनापति था जफर खां वो शहीद हो गया था। ठीक है, यानी मर गया था। इस चीज़ को ध्यान देंगे। मंगोलों की सर्वाधिक लड़ाई हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि अलाउद्दीन खिलजी के ही टाइम पीरियड में हुई है। ठीक है, दीवाने मुस्तकराज के बारे में हम लोग देख लिया। दीवाने मुस्तकराज की उद्देश्य क्या था कि एक शक्तिशाली एवं निरंकुश राज्य की स्थापना। दीवानी मुस्तकराज के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए आपके खत्म। अलाउद्दीन के कुल 4 अध्यादेश हैं। जो 4 अध्यादेश है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रथम अध्यादेश कर रहा है कि पेंशन दान में प्रदत्त भूमि से संबंधित व्यक्तियों से वापस ले जाना। मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया कि जो 4 टाइप की लैंड्स थी उन लैंड्स को वापस ले लिया गया था। द्वितीय में कह रहा है कि वो गुप्तचर विभाग का संगठन करता था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तृतीय जो इसका अध्यादेश था वो जो मादक पदार्थ है उनके ऊपर पाबंदी लगाता है। चौथा जो अध्यादेश है उसमें कहता है कि जो सरदार वर्ग है, जो अमीर है, उनके दावतों एवं विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो इसमें पहला तो हम लोग देख लिए हैं कि जो लैंड्स है उनको वापस लेता है। ठीक है, और सेकंड में क्या करता है, गुप्तचर विभाग का गठन करेगा। तीसरे जितनी भी नशीले द्रव्य हैं, मादक द्रव्य हैं, उन पर पाबंदी लगाएगा। और चौथा कि जो विवाह समारोह है जो अमीर एवं सरदारों के, उस पर प्रतिबंध लगाएगा। तो ये इसके 4 अध्यादेश है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं, इस चीज को ध्यान देंगे। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया साइड में, फिर हम लोग तुगलक वंश को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे, बस 10 सेकंड का टाइम। अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली इतने से ही खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा अब अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। ठीक, बस थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं और बता दूं आप लोग को कि एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि दिल्ली में इसने कोसे के सीरी का निर्माण करवाया था। बेसिकली मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के कारण ही दिल्ली में इसने सीरी का निर्माण करवाया था। इस चीज को ध्यान देंगे। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि दिल्ली में सीरी का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस चीज को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे होता क्या कि 1316 में 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होगी तो सबसे ताकतवर इसके बाद से आपको कौन बंदा पढ़ने से लग रहा है, रामेश्वरम पर लड़ाई करने वाला एक बंदा है, उस बंदे का नाम है मलिक काफूर। यही जो हिजड़ा था वही। अब मलिक काफूर क्या होगा, मलिक काफूर अगला बनेगा शासक। जैसे होता क्या है, लोग ऐसा मानते हैं कि मलिक काफूर ने इसे मार दिया है, हालांकि इसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि इसकी क्या होती है, हत्या की जाती है। किसके द्वारा, मलिक काफूर के द्वारा इसकी हत्या की जाती है। और मलिक काफूर क्या करता है कि क्योंकि होता क्या है कि ये अपने नाम एक वसीयतनामा लिखवा लेता है। ठीक है, और यही जो वसीयतनामा होता है ये शक के घेरे में डाल देता है। इस चीज को ध्यान देंगे। जबकि अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा पुत्र कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था खिज्र खां। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र का नाम था खिज्र खां। तो वो कहता है कि भैया कि अलाउद्दीन खिलजी के खिज्र खां को नहीं देना है, वसीयतनामा तो उसने मलिक काफूर के नाम किया है कि मलिक काफूर को सुल्तान बनाएगा। ठीक है, और फिर यहां से आंतरिक कलह का दौर उभरेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी बीच में एक लंबे आंतरिक कलह के बाद 1316 में एक अशांति के बाद
एक शासक बनता है, उस शासक का नाम आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। यहाँ पे आप ध्यान देंगे मुबारक खिलजी, इसका पूरा नाम होता है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का प्रथम ऐसा शासक है जिसने खुद को खलीफा घोषित किया है, और यही एक फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, खुद को इसने खलीफा घोषित किया है, इस चीज को ध्यान देंगे। इस एक फैक्ट के अलावा जो मुबारक शाह खिलजी हैं उनका कोई भी फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज को दिमाग में रखना है। हालांकि अब नेक्स्ट देखेंगे कि मुबारक शाह खिलजी की समय के साथ हत्या कौन कर देता है। इनकी समय के साथ हत्या कर देता है एक हिंदू था जो कि बाद में मंत्री बन गया था, इनका बहुत खास बन गया था। वही चूंकि हिंदू था मैंने इसलिए बोला क्योंकि बुक में इसी तरह लिखा हुआ मिलता है, नाम मिलता है खुसरो शाह। खुसरो शाह क्या होता है, इनका बहुत खास होता है और इनकी हत्या कर देगा। अब बारी आती है खुसरो शाह की। तो खुसरो शाह नो डाउट कि भैया ये गैर तुर्की है, हिंदू है, तो लोग इसको साथ नहीं देंगे, तो लोगों को पाने के लिए क्या करेगा, इस्लाम को प्रमोट करेगा। लोगों को पाने के लिए क्या करेगा, लोगों का साथ पाने के लिए इस्लाम को प्रमोट करेगा। जैसे अपने नाम का खुतबा पढ़वाएगा, ध्यान देंगे, ये अपने नाम पर क्या करेगा, खुतबा पढ़वाएगा। ठीक है, जो इस धर्म से संबंधित लोग हैं उनको दान देगा। जैसे निजामुद्दीन औलिया का इसको कहा जाता है कि नैतिक समर्थन प्राप्त था। ठीक है, इस चीज को समझिए कि निजामुद्दीन औलिया तक का इसको नैतिक समर्थन प्राप्त था, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया के संबंध में ये काफी दान दक्षिणा दिया था, तो निजामुद्दीन औलिया को काफी खुश किया हुआ था। ठीक है, तो गैर तुर्की अमीर जो थे उनको खुश कर नहीं पाया था, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग दिमाग में रखेंगे बस ये चीज कि वो कौन सा हिंदू था जो दिल्ली सल्तनत में जाके सुल्तान बनता है, तो वो खुसरो शाह था। इस चीज को ध्यान देना है, ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है खुसरो शाह पे। तो इस तरह से ये आपका खत्म होता है खिलजी वंश और आता है तुगलक वंश की स्टार्ट होती है। हालांकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये हम लोग देखेंगे, खुतबा पढ़वाया अपने नाम, हिंदू से मुसलमान बना है, धर्म परिवर्तन किया है। ठीक है, और जो तुर्की थे, तुर्क वाले थे, जो अमीर तुर्क थे, वो कहते थे कि इसके माध्यम से इस्लाम खतरे में, क्योंकि ये एक्चुअली में मुस्लिम तो था नहीं। ठीक है, तो ये फैक्ट्स मैंने सारी चर्चा कर दिया पहले ही। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच की सीमा कौन सी नदी थी, तो कह रहा है रावी नदी थी, ये याद कर लेना है। कह रहा है कि जलालुद्दीन खिलजी का जो राजाभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो जलालुद्दीन खिलजी का जो राजाभिषेक हुआ था, ध्यान देंगे दोस्तों कि जो जलालुद्दीन खिलजी है इसका राजाभिषेक किलोखरी या किलूगढ़ी के महल में हुआ था। इस चीज को ध्यान देना है। किलोखरी एक्चुअली इसकी राजधानी भी थी, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो यही इसकी राजधानी भी थी। ठीक है, कह रहा है कि किलोखरी महल का निर्माता कौन था, तो कैकुबाद था। ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैकुबाद इसका निर्माता था। कह रहा कि गुड मुक्तेश्वर का मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने बताया है, बलबन ने। ठीक है, तो बलबन बेसिकली जो राजत्व का प्रिंसिपल देता है, राजत्व का सिद्धांत देता है, क्यों देता है, ताकि पब्लिक का सपोर्ट मिल सके, पीयूबी यानी पब्लिक का सपोर्ट मिल सके और शासन को केंद्रीकृत किया जा सके। ठीक है, और आगे कह रहा कि बलबन के ड्यूरेशन में बंगाल में एक विद्रोह हुआ था, एकमात्र उसके ड्यूरेशन में विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, ठीक है, तो तुगलक खान ने किया था, जो बंगाल का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां की मृत्यु हुई थी, तो मंगोलों से लड़ते लड़ते, इसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर दिया ऊपर ही। ठीक है, कहा कि सुलेमान एवं रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख कहाँ मिलता है, अमीर खुसरो के ग्रंथ में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सुलेमान एवं रानी साहिबा की जो प्रसंग गीत है और प्रसंग है, प्रेम प्रसंग, उसकी चर्चा कहाँ मिलती है, तो अमीर खुसरो की बुक्स में मिलती है, ग्रंथ में मिलती है। आगे कह रहा है कि अमीर खुसरो को 50% तक का, सॉरी, जो भूमि कर है वो 50% कौन कौन निर्धारित किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आगे तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये एक दो फैक्ट इसमें ऐसे थे जो हम लोग नहीं पढ़े थे, बाकी सारे फैक्ट इसमें हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करेंगे, आपको चौथी वीडियो मिलेगी, उसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत को खत्म कर देंगे।